पीएम मोदी का सपना है कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और एक देश विकसित राष्ट्र तभी कहला सकता है जब उसकी आधी आबादी को उसका हक मिले। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिला रिजर्वेशन बिल की। अभी अभी हमने देखा कि 3 राज्यों में बीजेपी को भारी जीत मिली है। अगर उन 3 राज्यों की जीत की बात भी कर लें तो उन 3 राज्यों की जीत में भी महिला वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान था। मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से लाडली बहना योजना, या उससे पहले अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाएं जो हैं वो महिलाओं को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, भले वो उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, जनधन योजना हो, तमाम योजनाएं जो हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमेशा से हमने देखा है कि लाइमलाइट में रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब 2028 तक ये लागू होना है, 2026 में परिसीमन होगा, लेकिन उससे पहले क्या महिला आरक्षण बिल 2024 में लागू हो सकता है? क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? या आधी आबादी को उसका ये हक कैसे मिलेगा, यानी कि अधिकार जब हम इसकी बात करते हैं। टीना जी हमारे साथ हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ। टीना जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गीता जी और टीना जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि सरकारें अपना काम करती हैं। एक सरकार काम करती है कि महिलाओं को सबसे पहले घर देखना है। मोदी सरकार ने उसे घर दिया, उसे चूल्हा दिया, उसे आवास दिया, उसे उसकी चिंता दूर हो गई। अब वो घर के बारे में सोच सकती है, अब उसने घर के बाहर कुछ करने के बारे में सोच सकती है। अब यहाँ पर बात होती है अधिकारों की, वो है महिला रिजर्वेशन बिल 33%। अगर अब की संख्या मानूँ तो अब की संख्या तो 10% भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब ये लागू होगा तो ये होगी अराउंड 181 के करीब। एक तो इतनी महिला या फिर इतनी सशक्त महिलाएं कहाँ से होंगी, और दूसरा ये जब हम इसको 2024 की बात करते हैं, आप इसको 2024 में अगर देखती हैं तो 2024 में किस तरीके से फिट बैठ सकता है? देखिए, आपने कुछ स्कीम्स का नाम गिनाया, मैं उससे थोड़ा बाहर निकलना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री ने ही हमें 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी है। मैटरनिटी के समय में जो प्रजनन से महिला गुजरती है, उसको जो पैसा मिलता है उसके खाने पीने का, तो हर तबके का ध्यान जो है प्रधानमंत्री ने रखा है। और ये एक पुरुष ही है जो उस प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के महिला रिजर्वेशन बिल को लाया है, जहाँ कांग्रेस इसमें बार बार फेल हुई है। तो ये एक कंपैरिजन जो है वो बहुत दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महिलाओं को पार्लियामेंट में चाहते हैं। इसके साथ एक ज़रूरी बात ये कि कुछ चेहरे तो हम महिलाओं के देखते हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी हैं, स्मृति ईरानी हैं, या फिर आप सुषमा जी का नाम ले लीजिए, या फिर आप निर्मला सीतारमण जी हैं। ये चेहरे तो बहुत प्रोमिनेंट चेहरे हैं। आप, सचिन और हम ये जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं लोकसभा और राज्यसभाओं में प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, जिनको ज़मीन पे सिर्फ उन्हीं की लोकसभा में लोग जानते हैं काम करते हुए। वो महिलाएं भी आज पार्लियामेंट में हैं, जैसा कि पिछले 70 सालों में हमें देखने को नहीं मिला। तो हम बहुत ही निश्चित हैं कि प्रधानमंत्री जिस भी दिशा में महिलाओं के लिए कदम बढ़ाएंगे वो सही होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपने कहा कि 2024 में हम कैसे देखते हैं। मुझे लगता है कि ये मॉरल ग्राउंड्स पे हो सकता है, नैतिकता के आधार पर जो पार्टियां आगे आई हैं और इस बिल को कंसेंसस दिया है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, उनको तो मॉरली अपना एक एजेंडा सेट करना चाहिए कि लेगेसी वाली महिलाएं आए पार्लियामेंट में। जब मैं लेगेसी की महिलाओं को, कनिमोझी को देखती हूँ या डिम्पल यादव को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा, या हरसिमरत कौर बादल को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने बारे में बात करती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करती हैं, कहीं वो महिला की घरेलू स्थिति के बारे में बात नहीं करती हैं, जो बहुत ही साइलेंट दिखता है पार्लियामेंट में। जो आपने भी देखा है, जो हमने भी देखा है, वो बिजनेस लॉबी की बात करती हैं क्योंकि उनको वो सूट करता है। लेगेसी की महिलाएं आने में, क्योंकि महिलाएं तो महिलाएं हैं, लेगेसी की महिलाएं आने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाएं वो तो आएँ जो किसी और महिला के लिए बोल सके। जो महिलाएं वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती हैं वो किसी और महिला के लिए नहीं बोलती। तो मॉरली मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। और मैं इस बात से आश्वस्त करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे समय से मैं हिस्सा रही हूँ, पब्लिक पॉलिसी पे सरकार के साथ मैं पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ, सरकार की नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है। दिल्ली में भी अगर आप देखें तो निगम में अगर 150 टिकटें हैं तो प्रधानमंत्री 160 दे रहे हैं, जो रिजर्व्ड हैं 175 के, जो भी 160 दे रहे हैं। एमएलए में अगर 60 टिकटें बनती हैं, जो मॉरली बनती हैं 10%, प्रधानमंत्री 10 दे रहे हैं। तो सब पार्टियों में अगर ऐसा चलन हो तो मुझे लगता है ये जो डिस्कस हम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। और पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी बड़ी है, महिलाओं के पास जो पोर्टफोलियो हैं वो बड़े हैं, फाइनेंस से लेकर डिफेंस पोर्टफोलियो जो है महिलाओं के पास रहे हैं। नहीं तो कभी हम देखते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी थी और डिफेंस भी उन्हीं के पास हुआ करता था। तो ये जो कंपैरिजन है ये बड़ा कांस्टेंट कंपैरिजन है, और इसको आप कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पे बिठाना एक सिग्नल है कि
कोई भी महिला जो मेहनत करेगी या काम किसी भी पद पर जा सकती है, बिल्कुल वो किसी भी पद पर जा सकती है। यहाँ पर मैं तो उस तरीके का, अब यूँ देखिए कि सदन की वो पिक्चर कैसे होगी कि जब हर तीसरी सांसद महिला होगी, यानी कि वो सदन किस तरीके का दिखेगा जब बाहर निकलते हुए। अब जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घर में, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में या फिर विधानसभा में हम देखते हैं कि जैसे जो पुरुष होते हैं, जो विधायक हुआ या फिर महापौर हुआ या तमाम और जो रिप्रेजेंटेटिव हुए, तो वो आते हैं, तमाम तरीके की राजनीति और इन सब वो सब करती हुई महिलाएं नज़र आएंगी। तो कैसा ये सशक्त समाज, एक तरीके का बिल्कुल एक अलग ही तरीके का समाज नज़र आएगा जब हमको हर तीसरे लेवल पर, यानी कि हर जैसे कहते हैं 10 में से 3 और हर तीसरी जो है वो जो है सांसद महिला नजर आएगी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा एक चित्र आंखों के सामने तो रख दिया। एक्चुअली तो 50% हर 2 में 1 हो ही नहीं चाहिए महिला। पर हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गुजरात से हूँ, तो हमने तो ये देखा है महिला सशक्तिकरण। मोदी जी वहाँ थे, वहीं से उन्होंने बेटी बचाओ ये अभियान शुरू करवाया था, जो अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब 2015 में हरियाणा जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान शुरू किया। उसके बाद जो भी योजना आप दोनों ने, आपने और टीना जी ने बताई, बिल्कुल हम सब वाकिफ़ है उन सब से। हम मानते हैं कि महिलाओं के पास शक्तियाँ बहुत है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर भी सकती है, और ये हम मोदी जी ने भी देख लिया है। तो बिल्कुल हम महिलाओं को ऐसे सशक्त करना चाहते हैं कि वो पपेट ना बने। जैसे टीना जी ने कहा कि वो लेगेसी ही संभालती हो, ऐसी महिलाएं ही नहीं। हम यही कहते हैं कि वो पपेट बन के, रिमोट बन के ना आए कि कोई उसको बोले कि तुम्हें ये नहीं आता है। हम कहेंगे तू सिर्फ टिकट ले ले क्योंकि तुझे रिजर्वेशन में तेरा चांस है। तो हम ऐसे रिजर्वेशन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम एज अ NGO बहुत ही हमारी जवाबदारी को हम समझते हैं, और उससे आगे बढ़कर हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, और हर एक तरीके से पॉलिटिकली भी, वैश्विक तौर से भी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एवरीथिंग उसमें करके उसको एक अच्छी सी सशक्त स्वयं सिद्धा बनाएंगे, और वो आद्या शक्ति का जैसे रूप हो, इस तरह से वो ट्रेन होके ही इसमें आए। ये हमारा बिल्कुल NGO का ये मोटो हमने शुरू कर दिया है काम, और ऑनलाइन भी हम इसको ले जाएंगे कि जिससे जितनी भी महिलाएं, और ख़ास करके हम ये नीचे जो काम करती है ग्रास रूट पे, आदिवासी महिलाएं हैं, ऐसे प्लेसेस है जहाँ से महिलाएं बाहर नहीं आएगी, ऐसी महिलाओं के पास जाके हम ये उनको ट्रेनिंग देके फिर हम संसद में भेजना चाहते हैं कि संसद में दिखे कि यानी महिलाओं के लिए जो बातें बनती है ना कि बस पहन ओढ़ के आएगी, बस फैशन परेड करेगी, तो वहाँ दिखेगी कि कैसी कैसी महिलाएं कौन से एरिया से कहाँ से आ रही है, और अपने एक्चुअल रूप में, वास्तविक रूप में, और फिर वो ये शासन संभालेगी अपने देश। आपने तो 2024 की, जैसे आपने जिक्र किया कि 2024 में मॉडली जो है पार्टियां सोच सकती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब पार्टियां अब टिकट इस लिहाज से देती हैं कि मानो एक तरीके से महिलाओं को एक खैरात के तौर पर जैसे एक टिकट दिया हो, एक खाना पूर्ति के नाम पर एक टिकट दिया हो, रिप्रेजेंटेशन भी आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। टोटल 50 के करीब जो है वो सांसद नहीं होंगी, टोटल 10% के करीब जो है टोटल महिला सांसद नहीं होती। अब वहाँ पर 33%, अब जब मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर उतनी, अब ये कहते हैं कि हमको तो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट्स देने होते हैं, उतनी महिलाओं को एम्पावर करके लेके आना, चुनना, वो कहाँ से आएंगी और कौन उनको एम्पावर करेगा, और वो कौन होंगी और वो सही भी होंगी, ये चुनाव कौन करेगा और कैसे करेगा। जब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है पार्लियामेंट में पारित हुआ, और 2016 से इसकी लड़ाई देवे गौड़ा जी ने शुरू की थी। हम अच्छे से जानते हैं कि 2016 में HD देवे गौड़ा जी ने ये बिल जो है पार्लियामेंट में रखा था, और उस टाइम सीताराम केसरी जी ने फाड़ा था ये बिल, और सोनिया गांधी जी ने इस बिल का अपोज किया था। उसके बाद 2010 में ये बिल रखा गया, और एक हाउस में पारित हुआ, दूसरे में नहीं हो पाया। 2023 में ये बिल पारित हुआ है। तो मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि जब ये बिल पारित हुआ और जब हम महिलाओं के बीच में बैठते थे तो पुरुषों का ये कहना था कि अब करप्शन और बढ़ जाएगा। तो मैंने पूछा करप्शन कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा बढ़ेगा, अब जिसकी पत्नी, जिसकी बेटी, जिसकी बहन पहले कम नंबर्स में आ रही थी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष अपनी लेगेसी छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब महिला आरक्षण बिल के तहत हम 2010 से संघर्ष को कर रहे थे, कुछ काफ़ी सारी NGOs मिल के, तो भी हम पुरुषों से यही सुनने को, कैबिनेट मिनिस्टर तक से ये सुनने को मिलता था कि महिलाएं अपनी काबिलियत पे आगे क्यों नहीं आती। तो मेरा सवाल उनसे हमेशा ये होता था कि सर काबिलियत बताइए क्या होती है, एक लेगेसी
से आना एक अलग बात है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप लेगेसी से आ जाती हैं। अगर सुषमा जी की बेटी हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म ज़्यादा आसान है, अगर सपा की अखिलेश की पत्नी है तो उनके लिए ज़्यादा आसान है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझ पे कौन विश्वास करेगा, मेरा मेंटर कौन बनेगा, कौन मुझे टिकट देगा। लेकिन जब ये हम सारा डिस्कशन करते हैं तो ये लगता है कि ये जो टीना, रमेश कुमार हमें बोर्ड देखने को मिलते हैं, पति बैठ मीटिंग्स में जाता है, पति कॉरपोरेशन की मीटिंग में जा रहा है, पति विधानसभा की मीटिंग में जा रहा है, पति ही समाज में सबको एड्रेस करता है, पत्नी खाली नाम के लिए एक मेंबर बन गई हैं। तो ये चीज़ जो है वो ना बढ़े, उसके लिए मुझे लगता है महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। जो महिलाएं, और दूसरी बात ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में प्रोटोकॉल और हायरार्की नहीं होती। आप यहाँ काम करेंगे, आपका एक डेजिग्नेशन है कि आप अगले डेजिग्नेशन पे ये पहुँचेंगे, फिर आप ये पहुँचेंगे। यहाँ तो पिक एंड चूज़ वाली चीज़ है। तो पॉलिटिकल पार्टियों में कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी भागीदारी अपने सशक्तिकरण से दिखानी होगी, और जो महिलाएं वोकल होंगी, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों के दरवाजे वोकल महिलाओं के लिए भी बंद होते हैं। ये आपसे हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। तो जो महिलाएं पार्लियामेंट में बैठ के चुप हो जाती है वो इसी वजह से चुप होती है कि उन्हें अपनी कुर्सी का डर होता है। लेकिन जब ये नंबर बढ़ेगा और महिलाएं ज़मीन पे काम करेंगी, अब तक हम देखते थे सचिन कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव तो आप लड़ सकते हैं इंडिपेंडेंट तौर पे, लेकिन कहीं विधानसभा का या विधान परिषद का चुनाव लड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा कहा जाता है। कोई एमएलए लड़के आते हैं, कोई इक्का दुक्का सांसद लड़के आते हैं तो वो जीत जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं, जैसे समाज में काम करने वाली महिलाएं जो है, जो नंबर्स पे काम करें, और चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं या जो वोटर लिस्ट होती है उसको उठा के, जैसे एक चुनाव का प्रबंधन होता है, चुनाव प्रबंधन में जो माहिर महिलाएं हैं उनको उनकी ओरिएंटेशन करनी चाहिए, और चुनाव प्रबंधन के हिसाब से अगर वो महिलाएं काम करें तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी की में इतनी हिम्मत आ ही नहीं सकती कि वो किसी पैराशूट से किसी महिला को वहाँ उतार दे। अगर वहाँ ऑलरेडी 5 महिलाएं ज़मीन पे काम कर रही होंगी तो उस पार्टी को उन महिलाओं में से ही किसी एक को चुनना होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी महिलाओं की है कि आप सिर्फ एक अच्छे मेंटर हैं, एक अच्छे ओरेटरशिप आपकी अच्छी है, आप फेसबुक पे आपके 5 लाख फॉलोअर्स हैं। अभी इस चुनाव में हमने देखा कि एक लड़की थी बहुत यंग सी जिसने चुनाव लड़ा एमएलए का, उसके 2 लाख फॉलोअर थे और 2200 वोट मिले। तो अगर, और ऐसे हमने गीता फोगाट का भी देखा था, वो हम जानते हैं कि इस तरीके का अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये महिलाएं जो सोशल मीडिया पे हैं वो वाइबल है, तो ऐसा नहीं है। आपको जनता से कनेक्ट करना है, और पब्लिक पॉलिसी पे काम करते हुए मुझे ये समझ में आया कि महिलाएं इच्छुक हैं, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी या कोई संस्थाएं करेंगी। और इसमें जो है, जैसे आपकी एनजीओ भी लगी हुई है, और इसमें आपको कितना लगता है कि कितना विजन जो है पीएम मोदी का है, पीएम मोदी की योजनाओं का है? क्योंकि वो जब कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, और जब वो मात्र वंदन बिल जो है वो लेकर के आए और उसे पास करवाया, वो लागू करने की बात करते हैं, ठीक है, परिसीमन की बात ही, लेकिन मॉरली जिस ग्राउंड की बात टीना करती हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीएम भी उसी ग्राउंड की बात करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद ब खुद ये चाहिए अपने भीतर कि वो ढूंढें ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, वो जाएं अपने ब्लॉक में, वो देखें अपने नेताओं के साथ जिन्हें एम्पावर किया जा सकता है। तो आपको कितना लगता है कि सरकार ने किस तरीके से जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और इस रिजर्वेशन के लिए काम किया, और आगे ये जो है किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा? जी, मुझे बिल्कुल इसलिए लग रहा है सचिन जी, क्योंकि मोदी जी ने जो नाम ही अच्छा दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उन्होंने जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला जो ये हरियाणा में लॉन्च किया, तो उसमें भी उन्होंने सबसे पहला काम किया PCPNDT एक्ट वाला, यानी गर्भ में बेटियों की जो हत्याएं होती है उनके लिए उन्होंने काम किया। ये जो उनका एक गहन, जो उनका एक नज़रिया है, वही दिखाता है कि वो महिलाओं को बहुत कुछ आगे ले जाने वाला है, और सब महिलाएं ये जान गई है। इसीलिए महिलाओं में पावर दिख रहा है। अब महिलाएं आगे आ रही है, वो भी चाहती है कि अब वो आगे आके खुद अपने आप को सशक्त करे और आगे बढ़े। और तभी मैंने कहा ना कि कोई देश जो जिसे हम कहते हैं विकसित मुल्क है, वो विकसित तभी नहीं कहला सकता जब तक उसकी आधी आबादी है, उसको उसका रिप्रेजेंटेशन, उसको उसका अधिकार, उसका जिसे कहते हैं कि अधिकार सदन में, जैसे हम कहते हैं कि मेन हाउस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष भी बैठते हैं, महिलाएं भी बैठते हैं, उसका वो पूरा अधिकार जो है जब तक नहीं मिले तब तक वो राष्ट्र जो है विकसित कहला नहीं सकता। और इसी सपने को पूरा करने के लिए पीएम ने कहा कि इस रिजर्वेशन बिल को वो लेकर के आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए टीना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।